गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, नया अज़्म और आज है जुम्मा, तो नया दिन मुबारक, जुम्मा मुबारक। आपके लिए बहुत सारी खबरें लेकर आए हैं, बहुत सारे नए मौज़ूआत हैं, रिपोर्ट्स हैं, कुछ पुरानी सियासी खबरें हैं जिनमें डेवलपमेंट हुई है, वो आपके सामने रखेंगे। ज़ाहिर है सियासी माहौल जो है हमारा वो लम्हा ब लम्हा बदलता रहता है, तो जैसे हम डेली बेसिस पे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अच्छी बात से, तो आज की अच्छी बात आपके सामने रखेंगे कि जिनके दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसास में खुलूस और सोच में सच्चाई हो, ऐसे इंसानों का वजूद किसी नेमत से कम नहीं होता। और अगर आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग मिल जाएं जिनका दिल कहते हैं ना चिड़ियों की तरह नर्म हो, तो कभी भी ऐसे लोगों को अपने हाथों से ना जाने दें, अपनी ज़िंदगी से ना जाने दें। और कहा जाता है जी कि जन्नत में वही लोग जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की मानिंद नर्म होंगे। तो अपने दिल को हमेशा दूसरों के लिए नर्म रखें, अपने आपका जो रवैया है, आपकी जो तबीयत है, उसको हमेशा खुशगवार रखें कि लोग जो हैं जब भी आप किसी महफिल से उठ के जाएँ तो आपके बारे में हमेशा ये कहें कि कितनी अच्छी तबीयत का इंसान है, इसको कितना एहसास है लोगों का, कितने खुलूस दिल से लोगों के साथ मिलता है। तो कभी भी बनावटी या मुनाफकती अंदाज अपनी शख्सियत में ना लेकर आए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले टॉप स्टोरीज आपके सामने रखते हैं। सियासी मैदान से खबर यह है कि नवाज शरीफ को हटाने और इमरान खान को लाने में फैज़ हमीद का कलीदी किरदार था। हम नहीं कह रहे, मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ एजेंडे को बेरहमी से आगे बढ़ाया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में तहलका खेज गुफ्तगू हुई। कहा बहुत सारे सबूत सामने आ चुके हैं, आज नहीं तो कल इस मामले को मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मरीम नवाज ने निजी टेलीविजन को एक इंटरव्यू में कहा है कि फैज़ हमीद ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। उम्मीद है फौज का इदारा फैज़ हमीद के मामले पर नोटिस लेगा। प्रोग्राम में सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, चूँकि हमें पता है कि इलेक्शंस भी करीब है। केपी के इलेक्शन की अभी तक तारीख नहीं दी गई और खान साहब की पेशी जो कि वो भाग रहे हैं पेशियों से, थोड़े से बहाने भी बना रहे हैं। तो अगर वो पेश हो जाते तो फिर इलेक्शन की क्या सूरत हाल होगी और पीटीआई की क्या तैयारी होगी। इसके अलावा चीनी बैंक से कर्जा रीशेड्यूल होने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में 49 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। मुल्की ज़र मुबादला का हजम $10 अरब हो गया है। स्टेट बैंक के पास 4 अरब 30 करोड़ और कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 45 करोड़ डॉलर का ज़ख़ीरा है। इसके अलावा खबर ये है, कराची वालों के लिए बुरी खबर है। माजरत के साथ मुझे सुबह के वक्त की खबर आपको देनी पड़ेगी, मगर क्या करें ना, हमारी तो सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है कि हमने हक़ाइक़ और सच को आपके सामने रखना है। वफाकी काबीना ने कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹4.76 फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। इजाफी वसूलियाँ मार्च से मई के दौरान की जाएंगी, यानी जो रमज़ान है उसमें इजाफी वसूलियाँ होंगी। रमज़ान का जिक्र हो रहा है तो रमज़ानुल मुबारक करीब आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक से इतनी ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे कि अक्सर इसके पाने की दुआ फरमाते थे। और रमज़ानुल मुबारक का अहतमाम माह शब्बान में ही रोज़ों की कसरत के साथ हो जाता था, यानी जो ये शबान का महीना अभी हम गुजार रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शौक़ से, बड़ी मोहब्बत से माह रमज़ान का इस्तकबाल फरमाते थे। तो आज प्रोग्राम में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि बहैसियत मुसलमान हमारा क्या फ़र्ज़ है, क्या तैयारियां हैं। एक होता है ना कि हमने घर में रमज़ान की ग्रॉसरी कर ली, रमज़ान के हवाले से हम अपना टाइम टेबल भी सेट कर लेते हैं, रमज़ान के हवाले से हम अपने घर की बाकी चीज़ों को भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो अपनी तैयारी है, आपकी जो ज़ाहिरी और बातनी तैयारी है रमज़ान को लेकर, वो क्या होनी चाहिए, आपका किरदार क्या होना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। रमज़ान में नेकियां तो होती ही हैं, 7 तरह तरह के खानों का एहतमाम भी होता है। तो रमज़ान में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए जिससे आपकी हेल्थ नहीं अच्छी होती। और ज़ाहिर सी बात है, पकोड़े, समोसे, फ्राइज़ होते हैं हमारे दस्तरखान पर इफ्तार में, तो उससे बचना है क्योंकि ये वेट गेन करने का सबब बनता है। इस पर आज हम प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा जो कमर का दर्द है, ये दुनिया भर में एक ऐसा मसला है कि मेरे ख्याल से अगर कोई एक दफ़ा इसमें मुब्तला हो जाए ना तो ज़िंदगी भर उस शख्स को इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं वो ऐसी हैं कि हर शख्स जो है कमर दर्द का शिकार रहता है। कमर के दर्द से कैसे छुटकारा हासिल किया जाता है और क्या सिर्फ सड़कों का इसमें किरदार होता है या फिर आपकी डेली की जो रूटीन होती है, बिकॉज ज़ाहिर है जब आप विटामिन का इंटेक कम कर देते हैं तो आपकी बोन्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो क्या आपका इंटेक भी ऐसा होता है जो
कि आपकी कमर दर्द का बायस बन सकता है, इस पर बात करेंगे। क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 119 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। 226 रन के जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम सिर्फ 107 रन बना सकी है। क्यों नहीं अच्छी कारकर्दगी दिखाई गई, कहाँ पर कमियाँ थी, कहाँ पर खामियाँ थी जिनको पूरा करना चाहिए था, इस पर बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं जो कि आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह दावा किया है कि नवाज शरीफ को हटाने और खान साहब को लाने में फैज़ हमीद का कलीदी किरदार था। नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ एजेंडे को बेरहमी से आगे बढ़ाया गया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की ख्वाहिशात को फैज़ हमीद ने अमली जामा पहनाया। बहुत सारे सबूत पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, जरा जो उनकी गुफ्तगू थी वो आपको दिखा देते हैं। मेन आर्किटेक्ट से मियां नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा से उनकी सबकदोशी थी। मियां साहब के खिलाफ जो केसेस थे, इतनी बेरहमी और एक बेदर्दी के साथ उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें मैं समझता हूँ कि मैं जनरल फैज साहब का जो है बड़ा कलीदी किरदार उसमें रहा हुआ है। उस एजेंडे की इम्प्लीमेंटेशन में, इमरान खान को लाने में और इमरान खान को जो है प्रॉप अप करने के लिए उनकी ख्वाहिशात को जिस तरह जनरल फैज साहब ने अमली जामा बनाया है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़े अफसोस का मुकाम है। अब इतनी एविडेंस जो है ना वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। जनरल फैज साहब के बारे में कुछ तो हमें पता था, कुछ अभी नहीं आई डोमेन में। ये इसमें कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं है कि उनके खिलाफ कोई तहकीकात हो रही है। लाजमी तौर पे अगर मर्जम ने कहा है तो उनको कोई ना कोई इल्म इस बात का होगा। जिम्मेदारी तो बनती है ना, अगर आज नहीं तो कल इस चीज को जो है सॉर्ट आउट होना चाहिए। इमरान खान साहब एक दयानतदार शख्स होते हैं, सियासी तौर पर भी और अदरवाइज भी, तो वो उस चीज को तस्लीम कर लेते। मैं समझता हूँ कि मुल्क उस वक्त भी पटरी पे चढ़ जाता कि अगर फौज कह रही है कि हम न्यूट्रल हो रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते कि भाई इनकी न्यूट्रलिटी जो है। लेकिन वो चाहते थे कि जनरल फैज साहब जो है वो DGISI रहें और उसके बाद उनका ख्याल था कि मैं उनको चीफ बनाऊं। अच्छा जी, जबकि दूसरी जानिब नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ये कहना है कि फैज़ हमीद ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, उनका बयान आ गया है। उम्मीद है फ़ौज का इदारा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मामले पर नोटिस लेगा। एक इंटरव्यू में मरियम नवाज ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कौम के साथ ख़तरनाक खेल खेला है, उनका भी एहतसाब होना ज़रूरी है। और दूसरी जानिब इमरान खान ये कहते हैं कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके साथ अवाम हो उससे बैसाखियाँ नहीं चाहिए होती। वाज़े किया उन्होंने कि आर्मी चीफ या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कभी बात करने की दावत नहीं दी। दावा किया कि फ़ौजी क़यादत तब्दील होने के बाद भी एस्टैब्लिशमेंट के रवैये में फ़र्क नहीं आया। तमाम तर सियासी मामला से मुतालिक रिपोर्ट्स हमने आपके सामने रखी। अब इसी पर एनालिसिस लेंगे। सीनियर एनालिस्ट जैगम खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जैगम साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। इल्ज़ामात लग रहे हैं फैज़ हमीद साहब पर भी, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब पर भी। इल्ज़ामात लगना और फिर उसके बाद ही कह देना कि कार्रवाई हो रही है, अगर कोई और चीज़ होगी तो वो भी मंजर आम पर आएगी। डू यू रियली थिंक कि इस तरह के अल्फाज या इस तरह के इल्ज़ामात लगाना या इस तरह की बातें करना नून लीग को आगे जाके भारी पड़ सकता है? गुड मॉर्निंग महक साहिबा। देखिए, अगर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो वो इल्ज़ामात साबिक ओहदेदारों पर लगा रहे हैं जी। एक जज साहब पे लगा रहे हैं जो इस वक्त अदालत आलिया का हिस्सा नहीं है जी। एक जर्नैल पर लगा रहे हैं जो इस वक्त फ़ौज का हिस्सा नहीं है। भारी तो उस वक्त पड़ता कि अगर वो हाजिर सर्विस अफसरान पर या हाजिर सर्विस जजों पर इल्ज़ामात लगाते। सही। और पाकिस्तान में वो भी लगते रहते हैं और इस वक्त भी लग रहे हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा हुआ भी है और होता है कि पाकिस्तान में जो रियासती इदारे हैं, यानी सियासत से हट कर ऐसे इदारे जो मुस्तकिलन पाकिस्तान की रियासत को चलाते हैं, जिसमें सिविल सर्विस भी शामिल है, फ़ौज भी शामिल है और उसके साथ आला अदलिया भी शामिल है, उसके लोगों का सियासत में इन्वॉल्वमेंट और एक असर तो रहता है। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिसमें वज़न होता है, जो सच्ची होती हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो नाराज़गी की वजह से कही जाती हैं। मेरे ख्याल में इल्ज़ाम अगर लगाया जाता है तो वो ठीक पैराए में लगाया जाना चाहिए, सबूत देने की कोशिश करनी चाहिए और फिर वो बात आगे भी बढ़नी, ताकि पाकिस्तान में हम मुसलसल दायरों में ना गर्दिश करते रहें, बल्कि आगे चलें
गलती से मुबर्रा तो कोई भी नहीं है ना, इसलिए अकाउंटेबल तो सब है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के जो तरीका है के मुताबिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सही, ठीक। अच्छा जैगम साहब, अगर खान साहब के हवाले से बात करें, मरीम नवाज साहबा कह रही हैं कि खान साहब पेशियाँ भुगतने के लिए या अदालतों का सामना करने के लिए बीमार होते हैं, लेकिन रैलियों के लिए वो बिल्कुल ठीक होते हैं। और हमने देखा भी कि जब से दफ़ा 144 का ख़ात्मे का ऐलान किया गया, दोबारा से PTI की जानिब से सड़क सियासत का ऐलान हो गया है। तो जो ये सड़क सियासत दोबारा से हम देखेंगे, सड़कों पे फिर से लोगों का एक रैलियाँ देखेंगे, लोगों का बाहर निकलना हम देखेंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ PTI सही कर रही है? हमने लाहौर वाला मामला देखा, PTI के कारकुन की जान चली गई, इश्तियाल अंगेज़ी वाला मामला थोड़ा सा आया, पुलिस और लोग आमने सामने आए, तो आपको लगता है कि अब PTI को इस तरह का कोई स्टेप लेना चाहिए? PTI को या किसी भी पार्टी को इश्तियाल अंगेज़ी तो नहीं करनी चाहिए, और इसमें शक नहीं है कि इमरान खान साहब मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं। अपनी गुफ्तगू में भी वो भड़काते हैं दूसरे लीडर्स के ख़िलाफ़, अपने कारकुनों के साथ भी इश्तियाल अंगेज़ी वो करते हैं, वो तो एक बात है। लेकिन उसके साथ साथ अब जब के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, और वैसे भी एक सियासी जमात है वो, तो उनका हक है कि वो सड़कों पर आएँ, उनका हक है कि वो अपने जलसे करें, जुलूस करें। मेरे ख्याल में पंजाब में जिस तरीके से PTI की एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को, जो बज़ाहिर पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, उसको रोकने की कोशिश की गई, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं था। और फिर ख़ास तौर पर आप ये देखिए कि एक ऐसी हुकूमत ने रोकने की कोशिश की जो निगरान हुकूमत है, और जिसका काम सिर्फ ये है कि वो फैसिलिटेट करे गैर जानिबदार इलेक्शन को। और मेरे ख्याल में और किसी तरीके से भी उनके रवैये को एक अच्छा रवैया नहीं कहा जा सकता। जो वाक़यात कल हुए वो नहीं होना चाहिए था। PTI को ज़रूर तामुन करना चाहिए हुकूमत के साथ इस लिहाज में, और जिस तरह से उन्होंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है वो ज़ाहिर एक मुतल्लिका मौजू है, लेकिन कल के वाक़े से ज़रा हटकर भी है कि इतना हाई टेम्परेचर, इतनी नफ़रत अंगेज़ी, इतना गुस्सा, इतना तशद्दुद, उस तरफ तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनका हक है कि वो जल्द से जुलूस निकालें, और हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि उनको फैसिलिटेट करें, बिला वजह रोकने की कोशिश ना करें, बिला वजह ताकत इस्तेमाल ना करें उनके खिलाफ। सही। अच्छा जैगम साहब, ख्वाजा आसिफ की अगर मैं उनकी गुफ्तगू की बात करूँ तो वो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद का कलीदी किरदार था नवाज़ शरीफ को हटाने में और ख़ान साहब को लाने में, और नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को एक बेरहमी की तरह जो है वो हटाया गया। एक एजेंडा था जिस पे सब लोग काम कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को हटाना है, गिराना है। तो जो उनका बयान है आपकी नज़र में कितनी अहमियत का हामिल रखता है? क्योंकि ज़ाहिर है जब मरीम नवाज़ साहिबा बोल रही हैं तो फिर ख्वाजा आसिफ भी बोले, फिर शायद खान अब्बासी साहब भी बोले, तो ख्वाजा आसिफ के गुफ्तगू पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? मैं समझता हूँ जिस तरीके से नवाज शरीफ को निकाला गया, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज को निकाला गया, इमरान खान साहब को जिस तरीके से फैसिलिटेट किया गया, तो अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। वो तो आपको जो साबिक रिटायर्ड अफसरान हैं फौज के, वो भी बोलते नजर आ रहे हैं। खुद बाजवा साहब ने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं सहाफ़ियों को, उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने बताया किस किस तरीके से मदद की गई, ताउन किया गया, किस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज पे दबाव डाला गया। आपको जजेस भी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जज जिनको निकाला गया वो उन्होंने वाज़े तौर पर बताया है। आपको हर तरफ से लोग बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, सबूत आ रहे हैं। पहले जो बात सिर्फ सहाफ़ी करते थे जी जी, और पहले जो बात सिर्फ ज़राए के हवाले से की जाती थी, या जो सबूत आपको वाक़यात की सूरत में नज़र आते थे उनके तहत की जाती थी, वो तो अब आपको तारीख का हिस्सा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें तो मेरे ख्याल है कोई शक नहीं है, और ख्वाजा साहब ने कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं किया, ये तो हम सब जानते हैं और ये तारीख़ी हकीकत बन चुका है। सही। अच्छा जैगम साहब, खान साहब की पेशी फिर गिरफ्तारी के हवाले से हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे नई नई डेवलपमेंट हमें सामने आती है। कभी सिक्योरिटी रीजंस बना के हम देखते हैं कि PTI कह देती है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इसलिए खान साहब पेश नहीं होंगे, लेकिन अगर पेश हो जाते हैं और अगर गिरफ्तारी हो जाती है या इस तरह का कोई मामला बन जाता है, जिनके केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट या ज़्यादा तेज़ी देखी जाती है, जबकि जितने भी सीनियर एनालिस्ट हैं उनका तो यही है कि अभी तक खान साहब के लिए हाथ खुला रखा जा रहा है। तो फिर आगे इलेक्शन की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्योंकि जो PTI के कारकुनान का मिजाज है वो थोड़ा सा जारहाना है। वो हमने देखा कि जब जब सड़कों पर आते हैं, पुलिस से तसादुम होता है, उनके मिजाज में की बात करने में हम कोई शर्म महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये शायद खान साहब की ही सिखाई हुई एक चीज़ है। तो फिर आप क्या देखेंगे, इलेक्शंस कहाँ स्टैंड करते हैं? क्योंकि पंजाब की तो डेट आ ही चुकी है, KPK की फ़िलहाल अभी डेट नहीं आई।
जहाँ तक इमरान खान के केसेस का सवाल है और वो पेश कर होने से जिस तरह हिचकिचा रहे हैं, उसकी एक बुनियादी अहम तरीन वजह वो ये है कि जब आप किसी केस में पेश होते हैं और आदत जुर्म आयद कर दी जाती है तो उसके बाद वो केस बाकायदा तौर पर शुरू हो जाता है। उसके बाद खाली वकील भी पेश हो जाते हैं, लेकिन फिर वो केस आगे चलता है, मंतकी अंजाम तक पहुंचता है और फैसला सुनाया जा सकता है। इमरान खान इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि वो पेश हो ना हो, वो चाहते हैं कि केस आगे ना चले, उनको वक्त मिले, इलेक्शन से पहले उनके किसी केस का फैसला ना हो। और आप देखिए सबसे ज़्यादा वो उन केसेस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इस बात का इम्कान है कि उनका फैसला जल्दी हो जाए। मिसाल के तौर पर जो केस आपकी जो है इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक हैं, तोशाखाना से मुताल्लिक हैं या डिक्लेरेशन से मुताल्लिक हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं वो तो सारे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर ही वो सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं कि ये डॉक्यूमेंट है और इमरान खान साहब ने ये वाली उसमें गलत बयानी की। जो वो अदालत में आ जाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा गवाहियाँ नहीं हैं, तो जल्दी फैसला हो सकता है, उसके नतीजे में इमरान खान की नाअहली हो सकती है। इससे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे उनके साथ अदलिया निस्बतन नरम रवैया अख्तियार किए हुए हैं और हमारे जहन में अदलिया का वो रवैया आता है जो अदलिया ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और नवाज शरीफ साहब से रखा, तो उस लिहाज से तो अब नरम नज़र आता है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। कुछ वक्त अदालत उनको दे देती है, लेकिन साथ ही पेश होने का भी कह देती है, तो वो बच नहीं पा रहे जिस तरीके से वो पहले बच पाए थे। मैं एक साहिबा मैं आपको मिसाल दूँ कि इमरान खान पर एक केस बना था 2014 में। असमतुल्लाह जुनेजो एक SSP थे, उन पर तशद्दुद हुआ था और उस पर केस बना था। ये इमरान खान के धरने की बात है। इमरान खान साहब 4 साल तक इश्तिहारी रहे थे उसमें। इश्तिहारी होते हुए भी वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो कार्रवाई हो रही थी उसको बैठकर वो सुनते थे और उनको पूछने वाला कोई नहीं था। ना हुकूमत की मजाल थी उनको पकड़े, ना अदालत उनको कहती थी कि आप तो इश्तिहारी हैं, आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, जाकर पेश हो। और अभी आप देख रही हैं कि अब अदालत आलिया उनको वो रियायत नहीं दे रही। वो कह रही है कि ठीक है आपको एक हफ्ता देते हैं, अब आप 13 को पेश हो जाएं। तो उनको पेश होना पड़ेगा और केस चलेंगे और नाअहली का शदीद ख़तरा मौजूद है। अब उसके बाद कारकुन क्या करेंगे? कारकुनों का अपना गुस्सा अपनी जगह, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कारकुन कोई बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके कारकुन उनकी मौजूदगी में बाहर निकलते हैं, जुलूस करते हैं, लेकिन वो एक सियासी जमात के कारकुन हैं। अगर रियासत उनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल करे तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। वो कोई दहशतगर्द तंजीम के कारकुन तो नहीं है, सियासी जमात के कारकुन हैं। थोड़े जज्बाती ज़रूर हैं, लेकिन सियासी तौर पर भी वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। वो मुश्किलात उठाने के आदी नहीं है। उसकी जो हालिया मिसाल है वो इमरान खान की जेल भरो तहरीक है। आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुन जेल भरने के सामने नहीं आए, वो अवॉइड करते रहे। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाने को तैयार नहीं है। अगर वो इतने ही जज्बाती होते और इतने ही मरने कटने को तैयार होते तो इमरान खान ने जब कॉल दी थी तो पाकिस्तान की जेलें भर चुकी होती। चंद लाख लोग तो क्या, चंद हज़ार लोग भी नहीं गए, दर्जनों लोग भी जाना जो है वो मुश्किल हो गया। बहुत थोड़ी तादाद में लोग ऐसे थे जो जेल जाने को तैयार थे। लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी के सामने खड़े नहीं हो सकते। हमारा सिर्फ ख्वाहिश ये है कि जो भी केस चलें कानून के मुताबिक चलें, कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसी की न्यूसेंस वैल्यू कितनी है, सड़क पे कोई क्या कर सकता है, इसका असर अदालत पर नहीं होना चाहिए। सही, ठीक है जैगम साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर सियासी माहौल। और इस सियासी माहौल में गर्मा गर्मी तब पैदा होती है जब हम देखते हैं कि किसी भी पार्टी के कारकुन सड़कों पर हमें नज़र आते हैं और फिर एक इश्तियाल अंगेज़ी वाली सूरत हाल होती है। हमेशा अपने कारकुनान को हिदायत करनी चाहिए कि वो पुरसुकून रहें, थोड़े से ठंडे मिजाजी उनमें पैदा करनी चाहिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम आपको बताएं कि पाकिस्तान का 1% तबका अशराफिया 50% मईशत पर कंट्रोल रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे UNDP के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 1% अशराफिया ने 2018 और 19 में 9% मईशत का $314 बिलियन हासिल किया था। इसके मुकाबले में 1% गरीब ने सिर्फ 0.15% हिस्सा हासिल किया। इसी तरह दुनिया के 1% अमीर तरीन अफराद पिछले 2 साल में दुनिया की 63% दौलत के मालिक बन गए।
UNDP रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम के साथ साथ यहाँ अमीर और गरीब का तर्ज जिंदगी कतई तौर पर मुख्तलिफ है, जिसका असर माशरे पे मनफी अंदाज में पड़ता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दौलत का इर्तिकाज और आम आदमी की कुव्वत खरीद में कमी से मिडिल क्लास का हजम कम से कम होता जा रहा है। हमने ऐसा एक सेटअप क्रिएट किया कि जो लार्जर पार्ट ऑफ द मराद थी वो जा रही थी एक ख़ास तबके को, और उससे ये हुआ कि इस वक्त जिस 1% का आप जिक्र कर रहे हैं वो तकरीबन नेशनल इनकम का 9%, प्रॉपर्टी की होल्डिंग तकरीबन 16% है, जो लैंड होल्डिंग है वो भी बहुत बड़ी उनके पास है, तकरीबन 30% के करीब। सो ये है सारा वो 1% जो इस वक्त पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। चाहे इसमें मैं हेल्थ के इंडिकेटर्स को देखूं, चाहे मैं इसमें एजुकेशन के इंडिकेटर्स को देखूं, चाहे मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के इंडिकेटर्स को देखूं, अगर आप इन इंडिकेटर्स पे वीकेस्ट हों, अगर आपके 40% बच्चे स्टंटेड होंगे और बहुत से बच्चे वेस्टेड होंगे, मैल न्यूट्रिशन हाई होगी और पैदाइश पे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत हाई होगी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सोशल जो वेलबींग है, जो मेंटल वेलबींग है, जो फिज़िकल वेलबींग है ऑफ ऑल द पाकिस्तानीज़ टू कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान कितनी वीक है। इसीलिए याद रखिए कि हम तो एक बहुत छोटे से पूल से पिक कर रहे हैं अपना टैलेंट, बिकॉज जो बाकी इतना बड़ा टैलेंट है उसको हम मैल नरिश रखे हुए हैं, स्टंटेड रखे हुए हैं, वेस्टेड रखे हुए हैं, क्वालिटी तालीम से दूर रखे हुए हैं। असल मसला सिर्फ क्वांटिटी ऑफ तालीम का नहीं है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इट इज़ क्वालिटी ऑफ तालीम। आप अपने ओ लेवल्स ए लेवल्स को अगर कभी कंपेयर करें, जो ब्रिटिश सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम है, कंपेयर टू योर ओन सिस्टम, तो आपको एक बिल्कुल क्लियर तफरीक दिखाई देगी। 2007 और 8 में मुतवस्सित तबके की तादाद 42% थी, जो अब 30% के करीब पहुंच चुकी है। रवा माली बहरान के तसलसल से इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए गुर्बत मिटाओ ऑक्सफोम की 2023 में जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक इस तबके के असासों में पिछले 2 बरसों में बेपनाह इजाफा हुआ, जिसकी बिना पर दुनिया भर में महंगाई और मईशत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के हर अमीर तरीन शख्स ने इन 2 साल में $1.7 मिलियन, जबकि निचले तबके के फी फर्द ने सिर्फ $1 कमाया। 2022 में महंगाई में इजाफे का फायदा भी इसी तबके को दौलत की तकसीम की वजह से हुआ, क्योंकि दुनिया भर की खुराक और तवानाई से वाबस्ता इदारे इस तबके की मलकियत हैं। ऑक्सफोम रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक में दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम एक खतरनाक रुझान है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले चंद बरसों में मुल्क की 40% दौलत 1% अमीर तरीन अफराद के पास चली गई। आम अफराद बुनियादी अशियाए ज़रूरत से बदस्तूर महरूम हो रहे हैं। ये एक बहुत ही स्क्यूड निज़ाम है जो कि वेल्थ की भी, पावर की भी, सोशल स्टेटस की भी कंसंट्रेशन करता चला जा रहा है चंद ख़ानदानों पर, और वो भी लार्जली जो लैंडेड एलीट हैं, जो बिजनेस एलीट हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के एलीट हैं। सो इस निज़ाम को ब्रेक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम ने यहाँ पर गरीब तो दरकिनार दरमियानी तबके को भी अशिया खुर्दनोश की दस्तरस से महरूम कर दिया है, जिसकी बिना पर पाकिस्तान में मिडिल क्लास यानी दरमियानी तबका गुर्बत जैसे मसाइल का शिकार हो रहा है। अच्छा जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपकी सेहत से जुड़े मसलों की बात करते हैं। सेहत तब अच्छी होती है जब आपकी बॉडी अच्छे तरीके से काम कर रही हो, लेकिन अगर बॉडी की किसी भी हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म बुरी तरह से दुखना शुरू हो जाता है। कमर दर्द की अगर मैं बात करूं तो कमर में दर्द आम तरीन जिस्मानी अमराज में से एक है। कमर का दर्द बाज़ औक़ात काफ़ी तकलीफ़देह होता है। कमर के दर्द की कई वजूहात हो सकती है। किसी काम के दौरान झटका आने से कमर का दर्द हो सकता है, या कोई पुरानी चोट हो सकती है, या जोड़ों के अमराज की वजह से भी आपके कमर में दर्द होता है। कभी कभी कमर के जो मोहरे होते हैं वो हिल जाते हैं, यानी जो डिस्क है उसमें स्पेस आ जाती है। अब किस तरह से आप बच सकते हैं और कौन सी ऐसी स्टेज होती है जहां पर आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर दर्द बढ़ गया तो आप एक डेंजर स्टेज तक पहुंच जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नाजिश अफान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल है गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहबा, कमर का दर्द, हम कहते हैं कमर के दर्द को हम बहुत लाइट लेते हैं, स्पेशली अगर मैं ख़वातीन की बात करूं, घर में आपने वेट उठाना है, कपड़े आप धो रहे हैं या खाना अगर आप पकाते तो भारी भरकम पतीले होते हैं कभी कभी जो आपने उठा के दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट करने होते हैं, तो वो जो 1 मिनट की दर्द होती है वो कहते हैं अच्छा बस 1 मिनट दर्द थी और फिर वो ठीक हो जाती है। रीजंस में जानना चाह रही हूँ पहले कि अगर हम रीजंस पे बात करें तो क्या रीज़न होती है आपकी बैक पेन की? देखिए, कमर दर्द एक ऐसी दर्द है जो मेरे ख्याल से हर औरत को कंप्लेन होती है, चाहे जो भी एज ग्रुप हो। कमर दर्द नहीं जाता। अब कमर दर्द की जब रीजन से बात है तो सबसे मेजर वजह उसकी पोस्चरल इशू है। हमारी स्पाइन के ना 4 नेचुरल कर्व्स होते हैं जो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और सेक्रल लेवल पे आते हैं। अगर ये आपके कर्व्स प्रॉपर, आप उनको अगर आप बैठ ऐसे रहे कि आपकी स्पाइन का कर्व नहीं बना हुआ, अगर आप कुब निकाल के बैठे या प्रॉपर पीछे तकिया नहीं पड़ा हुआ, लंबी देर तक आपको बैठना पड़ गया या लंबी देर तक आपको खड़ा रहना पड़ गया, तो वो जो आपका पोस्चर इशू है उस वजह से सबसे पहले आपके कमर का दर्द खड़ा रहता है। इसके अलावा कमर की दर्द एक बहुत बड़ी वजह है लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज नहीं करते। अब एक्सरसाइज का लोगों के जहन में होता है सिर्फ वजन कम करने के लिए होती है। नो, एक्सरसाइज आपकी मसल्स को टोन करती है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है और आपके जो पट्टे हैं, जो हम कहते हैं पट्टों की कमजोरियां हो रही हैं, जो पट्टे होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा किरदार है। आपको टोन रखती हैं, आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, वो हमारे यहाँ ख़वातीन तो करती ही नहीं। मर्द हजरात जो जाते हैं जिम, उनको पता होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज करने से पोस्चर और कमर की दर्द और हड्डियों की दर्द ये सब ठीक रहेगी। इसके अलावा हमारी जो डिजीजेज ऑफ जॉइंट्स आ जाते हैं, आर्थराइटिस आ जाते हैं, फिर जो डिस्क स्लिप क्या वो भी आता है। अगर आप गलत पोस्चर में कोई चीज़, भारी चीज़ उठा रहे हैं, तो टिपिकल वो जो दर्द होती है जो कमर से कमर में होती है और वो एक टांग की तरफ जाना शुरू होती है, ठीक है, वो वाली दर्द जो शैटिका की दर्द होती है, जो नर्व्स दब के होना शुरू हो जाती हैं, डिस्क के दरमियान जो आपकी नर्व्स है वो दब रही हैं, तो आपकी नर्व्स जो हैं वो इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाती हैं, वो शैटिका, वो दर्द कमर की दर्द की बहुत बड़ी वजह बनती है। इसके अलावा अगर आपके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आपके अंदर बोन्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वजह है कमर की दर्द होने की। अगर आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में, आप प्रॉपर स्लीप नहीं आपकी हो रही, रेस्ट नहीं हो रहा, ये आपकी बहुत सी कॉजेज में से इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, जैसे आपने कहा ना कि आप, एक तो हमारी डाइट आजकल वो नहीं है जो कि होनी चाहिए, जिसमें आपके लिए अच्छे विटामिन्स हो, आप अच्छे तरीके से आपका वो इनटेक हो, जो कि एक टाइम पे हमारे बड़े खाते थे और आज भी हम देखते हैं कि हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारी अम्मी, उनको उस तरीके से दर्द नहीं होती जो कि आज हम 30+ या 20+ बच्चियों में या 30+ की लड़कियों में देखते हैं। इसका रीज़न आपको लगता है कि डाइट है या फिर हमारी रूटीन है, क्योंकि हमने अपने आप को इतना लेज़ी कर लिया है ना, हम चाहते हैं कि बस हमें पानी का गिलास भी कोई उठा के दे दे तो हम पी लेंगे। ये एक सब चीज़ का ना अमेलगम है। हमारा लाइफस्टाइल हम कितना कर लिया है, हम डब्बे वाली चीज़ों पे आ चुके हुए हैं, हम नेचर से दूर जा चुके हुए हैं। अगर हम नेचुरल चीज़ों पे, नेचुरल डाइट पे रहेंगे तो, और सब कुछ सिंपल हो, इसमें मेरा मुराद ये है कि लोग अक्सर कहते हैं कि अच्छा खाना का मतलब है बहुत महंगा खाना। नो, सब्जियां, ग्रीन सब्जियां, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। अगर हमारे पिछले ज़माने की बात करें, मेरी अपनी मदर है, वो खुद यही बताती थी, अपनी मदर, ग्रैंड मदर, उनके पास भैंसे, मज्जें होती थी राउंड द क्लॉक घर में, वो उसी से नेचुरल चीज़ें ले रहे हैं। अंडे भी वहाँ से, मुर्गियाँ होती थी, अंडे भी वहाँ से ले रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग बाज़ारों से ले रहे हैं, बाज़ारों पे ब्रॉयलर की चीज़ें हैं, डब्बे के दूध हैं। मुझे अच्छी सोर्स घर के करीब कोई गवारे वाला दूध ना मिले तो डब्बे वाली चीज़ें ले लूँगी। अब उसमें भी अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ कि अगर मैंने लेना है तो सपोज मैं हाई कैल्शियम मिल्क ले लूँ। अगर मुझे अपनी डाइट अच्छी करनी है तो मैं साफ़ सुथरी सब्जी, किचन गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है, किचन गार्डन, जो कि मैंने खुद ही पर्सनली शुरू किया, इट इज़ वेरी गुड। किचन, आप अपनी सब्जियां घर में खुद उगाएं, साफ़ सुथरी। आप अपना कैल्शियम इंटेक, अपना बच्चों का, उनका डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक अच्छा करें। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो नो डाउट हमारे जो इंसेस्टर्स थे उन्होंने नेचुरल चीज़ों पे रहे और हमें उनकी तरफ आना होगा ताकि हम इन चीज़ों का शिकार ना हो। आपको पता है उस वक्त इतनी बीमारियां, कैंसर्स नहीं थे जितने अब हैं, वजह प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स। अच्छा डॉक्टर, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट। मुझे ये बताएं कि कमर दर्द में क्या स्टेजेस होती हैं, या वो कौन सी ऐसी स्टेज हो, या वो कौन सा ऐसा आपकी कमर के दर्द का या आपका झटका हो जिसको महसूस करने के बाद आपको लगे कि हाँ अब कोई मसला है और गड़बड़ हो सकती है?
देखिए, कमर दर्द को अगर हम लेके चलें तो अगर जो रूटीन में हमारे यहाँ थोड़ी खवातीन का होता है कि इसमें अभी से खवातीन की बात करी फिलहाल, अभी हमारी मर्दों की बात करूँ। खवातीन हमारी जो होती है वो डिजीजेस को अपनी कोई मसला चल रहा है उसको फॉर ग्रांटेड लेती हैं। जो अभी आपका क्वेश्चन था कि किस वक्त पे जाना चाहिए, किस वक्त पे नहीं। पर अगर आपको शुरू हुआ है कि अगर आपको माइल्ड सी दर्द है, कभी होती है कभी खत्म हो जाती है, या सुबह उठे दर्द हो रही है, दर्द हो सकती है या हड्डियों में हो सकती है या पट्टों में हो सकती है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि स्पैज्म हुआ है, ठीक है, इससे कहते हैं ना कि चुभ सी पड़ गई है, अगर आपको लग रहा है कि पेन किलर खाने से या मसल रिलैक्सेंट लेने से या कोई वक्ती बाम लगाने से फर्क पड़ रहा है तो फाइन, यानी कि इट इज माइल्ड, वो ठीक हो रही है। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक करीब है जनाब, और हर कोई तैयारियां कर रहा है कि जी घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। रमज़ान नेकी कमाने और गुनाहों की मुआफ़ी मांगने का महीना तो है ही है, लेकिन साथ में हम सबको पता है जी कि रोज़े हम रखते हैं, ज़हनी सुकून, जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। अच्छा, रमज़ान में सहर और इफ्तार के वक्त खुसूसी डिशेस का एहतमाम किया जाता है। कहते हैं जी कि 30 दिन के रोज़े हैं तो 30 दिन मुख्तलिफ़ चीज़ें होनी चाहिए, सहरी में भी और इफ्तार में भी। और लेकिन ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, क्या आप इससे वेट गेन कर लेते हैं या फिर आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है? क्योंकि ज़ाहिर है डेली बेसिस पे जब आप ऑयल का ज़्यादा इंटेक करते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, फ्राइज़ हो गए, या फिर मीठी चीज़ें हो गई, ठंडे मशरूबात होते हैं, तो आपकी बॉडी पर कितना इफ़ेक्ट करते हैं ये? इस पर बात करने के लिए हमारे ग़ज़ाइया डॉक्टर बाज़िका अली ईमानी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? रमज़ान आ रहा है जी, तैयारियां हो गई आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, दस्तरखान पे हम कहते हैं कि या तो सहर है या फिर अगर इफ्तार है तो आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए खाने के लिए, मगर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको कभी कभी नुकसान दे देती हैं। बिल्कुल, अक्सर नुकसान दे देती हैं। लिमिटेड होना चाहिए। क्या आपका प्लान क्या होना चाहिए इफ्तार में? क्या ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें आपके इफ्तार के दस्तरखान पर? बेसिकली महक, लोग या तो दो एक्सट्रीम्स फॉलो करते हैं, या कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी मैं सहरी नहीं करूँगा, यू नो, या करूँगी, या तो कहते हैं कि इट डजंट मैटर, अब तो रमज़ान आ गया है, खुली अलाउंस मिल गई है कि कुछ भी कहते हैं साल में एक ही दफ़ा तो रमज़ान आता है, रमज़ान में भी ना खाएं। तो बेसिकली रमज़ान खाने के लिए तो नहीं होता है ना, रमज़ान तो हर मॉडरेशन के लिए होता है, इबादत के लिए होता है, आप अपने आप को वो करते हैं। तो अफ्तार में सबसे पहले तो आप सहरी कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप सहरी स्किप करेंगे तो इतना लंबा फास्टिंग पीरियड हो जाएगा कि आप अफ्तार खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और आप सब कुछ बर्बाद करके पूरा ओवर ईटिंग करने लगेंगे। उसके बाद आप सहरी करें मॉडरेशन में और अफ्तार भी करें। मेक श्योर करें, जैसे अफ्तार में कुछ चीज़ें हमारे यहाँ रिचुअल होती है, कस्टमरी होती है, जैसे आप शरबत पीते ही हैं और फ्रूट चाट होता है और फ्राई होता है, पकौड़े होते हैं, तो डू इट इन अ सेंसिबल वे, एज इन जैसे आपने फॉर एग्जांपल अफ्तार खोला आपने 2 खजूर से, उसके बाद अगर आपने बेवरेज पिया जो शरबत होता है, तो बेवरेज को थोड़ा सा अक्लमंदी से लें। जैसे आप लस्सी पी सकते हैं, लस्सी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक काइंड ऑफ हमारी ना, लस्सी में शक्कर कम डालें, सबसे इम्पॉर्टेंट। लस्सी में आप फ्रूट इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, उसको स्मूदी बना सकते हैं, उसको स्ट्रॉबेरी स्मूदी या वो मैंगो का भी सीजन आ जाएगा ना, एनीथिंग, यू नो। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बस आप शक्कर जो है ना उसकी मिकदार बिल्कुल कम रखें और आप अपने बेवरेज को 1 ग्लास तक महदूद रखें, बहुत ज़्यादा नहीं करें। और अफ्तार जब आपने खोला खजूर से, तो सबसे पहले तो आप 1 ग्लास पानी भर के पी लें, सीक्वेंस सही होना चाहिए। आपने 1 ग्लास पानी भर के पिया, फिर आपने चने खाए, लाइक चने चिक पीस हो सकता है या काला चना होता है, इट इज़ फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, और वो आपका पेट भर देता है, यू नो। सैटिस्फैक्शन लेवल उसका बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो रिच इन फाइबर होता है, तो आपको देर तक भूख नहीं लगती है। और जब आपने चना खा लिया, देन यू कम टू फ्रूट चाट, तो फ्राई एक तो आप आखिर के लिए रखिए, यानी स्टार्ट में आपने एग्जैक्टली एकदम आप अटैक करेंगे तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा खा लेंगे। तो जब आपका पेट आखिर तक भर जाए तो आप फ्राई आखिर के लिए रखें। दूसरा, बाइट साइज फ्राइज बनाइए, जैसे समोसे अगर आप बनवा रहे हैं तो बड़े नहीं बनवाएं, छोटे छोटे बनवाएं, और टेबल पे उतना ही लाएं जितनी लोग हैं, यू नो। आई वुड से जैसे 5 लोग हैं तो आप 5 फ्राई गिन के फ्राई करें, बस एक एक सबकी प्लेट में हो, तभी हाथ कंट्रोल हो सकता है। इट इज़ या वेरी इंपॉर्टेंट, सामने होता है तो खा ही लेंगे ना, एंड यू नीड टू फॉलो दिस सीक्वेंस in order that you don't अच्छा, मुझे बताएं कि अच्छी सहरी क्या होनी चाहिए? क्योंकि हम ये करते हैं कि जी रात को बना लिया आपने निहारी, सहरी में खाई आपने, फिर पाए भी खा रहे हैं आप, पराठों पे पराठे खा रहे हैं आप,
अच्छी और हेल्दी सहरी क्या है? देखिए, अच्छी सहरी में सबसे पहले आपका प्रोटीन होना चाहिए ज़रूर, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का महक मतलब ये है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट, आजकल तो वो है ना कि नो कार्ब नो बार, यू कैन नॉट डू विथ नो कार्ब्स, यू नो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ये मतलब है कि जिस कार्बोहाइड्रेट में फाइबर ज़्यादा हो, रेशा ज़्यादा हो, और वो आपको देर तक आपका पेट भरा रखे, ठीक है। अब अगर आप मैदा लेते हैं, मैदे की कोई चीज़ खाते हैं जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें फ़ाइबर नहीं होता, फ़ाइबर के साथ साथ खाली फ़ाइबर नहीं निकाला जाता उसको रिफाइन करने में, उसके विटामिन्स और मिनरल्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का पराठा खाएंगे अगर सुबह में सहरी में, एक तो आपको बहुत जल्दी आपका डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको भूख लगने लगेगी। दूसरा, सॉल्ट की मिकदार कम रखें आप सहरी में, क्योंकि सॉल्ट आप खाएंगे तो यू विल यूरिनेट मोर और यू विल टेंड टू गेट डिहाइड्रेटेड, आपको प्यास लगेगी। तेल घी का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर आपको ब्लोटिंग होगी, गैस होगी। तो आप यूँ कर सकते हैं कि यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, या आप उसके साथ दही का बोल खा सकते हैं भर के, यू नो, और उसके बाद आप खजूर ले लें, आप अंडा खा लीजिए, जैसे बॉइल्ड एग हो या हल्का सा ग्रीस हुआ हुआ पैन में फ्राइड एग हो या ऑमलेट हो, टेक इट विद मल्टीग्रेन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड भी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड तो होनी ही नहीं चाहिए, किक इट आउट ऑफ योर सहरी में नहीं होनी चाहिए, वाइट ब्रेड तो होनी ही नहीं चाहिए, घर में ही नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वाइट ब्रेड इज रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में है, उससे आपको कोई फायदा नहीं है, अच्छा फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ब्राउन भी मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि ब्राउन, द वर्ड ब्राउन इज ऑफन मिसअंडरस्टूड। ब्राउन का जरूरी नहीं है कि उसका मतलब हो कि होल व्हीट से बना हुआ हो, ठीक है। तो आप मल्टी ग्रेन ब्रेड पे जाएं, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। आप ब्रेड के लेबल पे चेक करें पीछे के इंग्रेडिएंट्स में होल व्हीट लिखा हुआ है कि नहीं, होल व्हीट आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो आप एक ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड ले लें, आप अंडा ले लें, आप दूध दही ले सकते हैं, खजूर ले लें, थोड़े से 3 4 5 नट्स ले लें, ताकि आपको सॉल्ट कम हो, शुगर कम हो, तेल कम हो। यही 3 चीज़ें जो होती हैं वो मेजरली नुकसानदेह होती हैं। तो ये सब आप लेंगे तो आपका पेट देर तक भरा रहेगा, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, प्यास नहीं लगेगी, आपका रोज़ा अच्छा गुजरेगा। और मकसद तो यही है ना, यू नो, अगर आपका रोज़ा ही अच्छा ना गुजरे तो आप इबादत करेंगे कैसे? अच्छा, हमने ये देखा है कि जब इफ्तार, अब जाहिर सी बात है इफ्तार डिनर्स होते हैं, उसमें एक लंबी सारी वैरायटी होती है खानों की, ज़्यादा से ज़्यादा से चीज़ें होती हैं आपके पास। मैं अक्सर ये करती हूँ कि अपनी प्लेट में डिफरेंट चीज़ों का कॉम्बो बना लेती हूँ, कि सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपने रख ली। उसके बाद आई थिंक आपको इतना गैप देना चाहिए अपने आप को कि आप इजीली डिनर कर सकें अपना। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं इफ्तार कर ली अच्छी खासी, फिर सहरी तक का गैप दिया और फिर सहरी की डिनर स्किप कर दिया। नहीं, ऐसा स्किप ना करें। आई वुड से अगेन, देखें आपकी बॉडी इस तरह से डिज़ाइंड है कि हर 3-4 घंटे के बाद आपको कुछ चाहिए होता है। तो आपने सहरी किया, अफ्तारी किया आपने अच्छी इसी तरह से, जैसे मैंने कहा कि फ्रूट लिया आपने ज़्यादा, और आपने चना ज़रूर लिया, काला चना हो या चिकपीज़ हो या बीन्स हो, जिस भी फॉर्म में हो, छोले हों, या लोग चाट मसाला डाल के खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पुर नहीं डालें, जो पपड़ी होती है वो नहीं डालें, तो उसका अफादियत कम हो जाती है। तो इस तरह से आपने अच्छी सी अफ्तारी किया। उसके बाद आपने 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, तरावी के बाद लाइट मील ले लिया, लाइट डिनर ले लिया, जैसे आपने आधी रोटी ले लिया, कोई भी आपका करी बनाए, ग्रेवी बनाए, उसके साथ कोई आधी आपने रोटी ले लिया, और दैट्स इट, दैट शुड कीप यू फुल। और हाइड्रेशन भी इस तरह से होनी चाहिए है कि ऐसा नहीं कि आपने पूरा सब कुछ इकट्ठा पानी पी लिया। आप पीते रहें पानी, जो आपका नॉन फास्टिंग विंडो है उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता पानी पीते रहें, आप अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, इस तरह आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। और अगर आप कहीं जा रहे हैं डिनर पे, तो ऐसा लोग अक्सर यूँ करते हैं कि मुझे रात में डिनर में जाना है, लेट मी नॉट ईट एनीथिंग द होल डे, यू नो। तो अगर आप पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे ताकि हम ज़्यादा अवेल कर सकें। अगर देखा जाए तो अगर जैसे बहुत सारी चीज़ें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सब चीज़ें मज़ेदार नहीं होती, लेकिन जब आप बहुत चीज़ें खाते हैं फिर समझ नहीं आती कि किसका क्या टेस्ट है। और जब आप बहुत भूखे होते हैं तो आपको सब चीज़ें खानी होती है। लेकिन अगर आपका पेट भरा हुआ होता है तो आपको पता होता है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा मैंने चख लिया, अब मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है, क्योंकि सब चीज़ तो मज़ेदार नहीं होती है, 1-2 ही चीज़ होती है जो आपको अच्छी लगती है दावतों में। तो व्हाई नॉट डू इट अ लॉजिकल, प्लेटें भर भर के खाएंगे पूरा दिन ना खाएं। अच्छा, मुझे बताएं कि
आप सहरी में सीरियल्स खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं आप। कोशिश करें कि थोड़ा होल व्हीट सीरियल खाएं, म्यूजली होता है, ब्रांड या वीटाबेक्स हो सकता है, कोई सा भी। अगर आप कोई दूसरे सीरियल भी खा रहे हैं शुगर वाले तो मॉडरेशन रखें, ये नहीं कि आप 1.5 कप भर के खा लें। हाफ कप इज ओके विद 1 कप ऑफ स्किम्ड मिल्क। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चे, जाहिर सी बात है बच्चों को भी शौक होता है जी कि हमने रोज़ा रखना है, बच्चों के लिए अच्छी सहरी क्या होती है? वही जो मैंने बड़ों के लिए जो होती है वही बच्चों के लिए होती है। लोग अक्सर ये मिस्टेक करते हैं, मैं देखती हूँ महक, कि नहीं बच्चे तो ये नहीं खाएंगे, हम कुछ और इनके लिए ऑर्डर करते हैं, बच्चे तो ये नहीं खाएंगे, हम फ्रेंच फ्राइज और नगेट्स इनके लिए ऑर्डर करते हैं। अदरवाइज ऑल्सो व्हेन यू ईटिंग आउट, ऐसा ना करें। आप बच्चों को जिस तरह से शुरू से ब्रिंग अप करेंगे, ब्रॉट अप करेंगे, वैसे ही होगा। आप जो रेस्टोरेंट में खुद खा रहे हैं वो बच्चों को भी खिलाएं। सिमिलरली जो सहरी में आप खुद खा रहे हैं, आपको डिफरेंट क्यों करना है? अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि आप इलायची खा लें प्यास नहीं लगेगी, आप फलानी दही खा लें प्यास नहीं लगेगी। नुकसान तो नहीं है, खा लें। अच्छा, वैसे ऐसा होता है? आपका एक्सपीरियंस है? भाई अच्छी चीज है दही, इलायची, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, सो इट माइट हेल्प सम पीपल। हाँ, आप खा सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि रमज़ान में हमारे पास होता है जी कि मशरूबात की एक लंबी सी रेंज होती है, जूसेस भी हैं, फ्रेश जूस भी है, शेक्स भी है, स्मूदी भी है, फिर इसके अलावा हमने मशरूबात भी बना ली है। ये सब कुछ मीठा है और फिर वही बात कि हम सब कहते हैं हमने सब पीना है, तो क्या होना चाहिए कि 2 दिन आप कोई जूस बना लें, फ्रेश जूस, 2 दिन आप स्मूदी बना लें, 2 दिन आप शेक्स पे चले जाएं, किस तरह आपको डिवाइड करना चाहिए? देखिए, डिवीजन की ज़रूरत नहीं भी है, डाइवर्सिटी होनी चाहिए डेफिनेटली। शुगर कम रखें उसमें, बहुत ज़्यादा मीठा ना रखें, सेंसिबल वो करें। जैसे अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप रूह अफ़ज़ा के बगैर रह ही नहीं सकते, फॉर इंस्टेंस यू नो नॉर्मली रूह अफ़ज़ा इज़ अ कॉमनली कंज्यूम्ड बेवरेज, तो आप यूँ करें जैसे आपने वाटर जूस बनाया, आपने ज़रा सा उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया कि टेस्ट भी आ गया और ज़्यादा भी नहीं डाला। इस तरह से स्मार्टली प्ले करें। जैसे आप मिंट लेमनेड बना सकते हैं, लेमन इज़ रिच इन विटामिन सी और मिंट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। जो पुदीना, लीमू, वाटर और शक्कर डाल के ब्लेंड कर दें, उसमें भी शक्कर कम से कम डालें। शक्कर इज़ द मेन कल्प्रिट, यानी इस पे आप कंट्रोल रखें। वी ऑल कैन नॉट लिव विदाउट शक्कर, इट्स नॉट, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में सब चीज़ करें। ठीक है, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बहुत सारे लोगों को रमज़ान में क्या उनका डाइट प्लान होना चाहिए सहरी या इफ्तारी में पता चल गया होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब कुछ बात कर लेते हैं औरत मार्च के हवाले से। गुज़श्ता कई सालों से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है, मुआशरती मसाइल उजागर हो रहे हैं और इस बार भी ये कोशिश ना सिर्फ खातून बल्कि पूरी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैला दी गई है। इतवार के रोज़ कराची में औरत मार्च का एहतमाम किया जाएगा, जिसका मकसद है फैक्ट्रीज़, खेत, घरों में काम करने वालों के लिए महफूज रिहाइश, मयारी तालीम और सस्ती सेहत की देखभाल तक रसाई पर मुनासिब उजरत का मुतालबा। यही नहीं, सलाम मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद की बहाली भी औरत मार्च के एजेंडे में शामिल है। मज़ीद किन एजेंडों पर बात की जाएगी, आवाज़ों को बुलंद किया जाएगा, मुतालबात किए जाएंगे, इस पर बात करने के लिए समाजी रहनुमा शीमा किरमानी साहिबा इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, वक्त निकाल के आप हमारे लिए आई। शुक्रिया बहुत। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे डिफरेंट एजेंडाज मैंने डिस्कस किए कि लोगों के हुकूक के लिए, और ये बुनियादी हुकूक है, मिलने भी चाहिए। बिल्कुल, ये तो मैं तो कहती हूँ ये हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं ना, वो हैं, और इसके बगैर तो माशरे आगे बढ़ नहीं सकते। साथ साथ मैं ये भी बताऊँ आपको कि देखिए, हम लोग ने ये भी डिमांड रखा है कि ये जो निजी जेलें हैं, ये जो बॉन्डेड लेबर है, जिसके तहत ना लोगों को, सिर्फ बच्चियों को नहीं, मतलब पूरे ख़ानदान को अपनी निजी जेलों में रख लिया जाता है। ये फिर उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो ग्रुप वायलेंस होता है, जो गैंग रेप्स होते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरों में जो तशद्दुद है औरतें जो फेस करती हैं, और फिर जो ट्रांसजेंडर्स पे पिछले दिनों में देखा गया है इतनी तकलीफदेह तरीक़े से, मतलब जैसे कि वो इंसान ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को सामने लाना, इनके बारे में बात करना, और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हर औरत काम करती है। देखिए,
चाहे वो घर में काम कर रही हो, काम तो करती है काम करती है ना, मतलब अगर देखिए माशरे चल नहीं सकते अगर वो औरत घर के काम ना कर रही हो। घर नहीं चल सकता, एक दिन का निजाम नहीं चल सकता अगर औरत घर में काम ना करे। मगर होता क्या है, होता ये है कि उसके घर के काम को कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, माना ही नहीं जाता कि ये काम है, ये मेहनत मजदूरी है। खाना पकाना, सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धो, ये सारे काम है ना। मगर हमें क्या है कि हम सारी ज़िंदगी ये करते हैं मगर कोई उजरत नहीं, और फिर कोई इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं। कल को एक शौहर कहता है कि बस अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं दूसरी लेके आ रहा हूँ, या ये भी कह देता है कि ठीक है तुम रह रही हो, मैं तुम्हारी मौजूदगी में किसी और को ले आता हूँ। तो कोई किस्म की औरत की ज़िंदगी की, एक तो ये कि मैं कहती हूँ कि औरत की ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है, यू नो, इतनी आसानी से हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी जा सकती। और दूसरी बात ये कि जो मेहनत मजदूरी हम दिन रात करते हैं उसके इवज़ हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सेहत का ही ले लें, मतलब और एक औरत बीमार होती है तो क्या उसके बीमारी की वजह से कितने लोगों पे असर होता है। अगर वो मर जाती है तो आप जाने कितनी जानों पे असर होता है ना। मतलब सिर्फ एक औरत की बात नहीं है ये। और अभी जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये है कि हर 2 मिनट पर पाकिस्तान में एक औरत मर रही है। हर 2 मिनट हर 2 मिनट पर। अल्लाह अकबर। आप ये सोचें, और क्योंकि कोई मैटरनिटी केयर नहीं है, गाँवों में मीलों मीलों सफ़र करना पड़ता है कोई अस्पताल पहुंचने के लिए, और वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो इस तरह से हम एज़ औरत मार्च ये फील करते हैं कि रियासत के पास, या हमें मालूम है क्योंकि हमने रिसर्च किया है, लोगों से बात की है, पेपर्स पढ़वाए हैं कि रियासत के पास पैसे हैं। इट इज़ नॉट, ये सही नहीं है कह देना कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है तो ये हम औरतों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, कि उनके लिए स्कूल्स और उनकी सेहत के पैसे हैं। पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन की बात है कि कहाँ जा रहे हैं हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा, कहाँ जा रहा है रियासत में, पैसा किधर खर्च हो रहा है। तो क्योंकि रियासत को जो चला रहा है वो सब मर्द हैं ज़्यादातर, और उनकी सोच यही है कि women's lives don't matter। अच्छा ठीक है, अच्छा मतलब ये मैं कहना चाहती थी, और ये सोच को बदलना है। इसलिए औरत मार्च ने जो किया है, मैं समझती हूँ जो अचीव किया वो ये कि एक डायलॉग क्रिएट कर दिया है। मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, हमने खुद भी औरत मार्च अटेंड किए हैं। काफ़ी एक टाइम था कि ख़वातीन निकलते हुए हिचकिचाती थी, अब नहीं, अब पूरी फैमिलीज आती हैं, बल्कि जो सपोर्टिव मर्द हैं वो भी उसका हिस्सा बनते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो। इसी वजह से हम लोगों ने इस दफ़ा इतवार को रखा है। एक तो ये कि बहुत सारी औरतें दिहाड़ी पे काम करती हैं, वो नहीं आ सकती थी। बहुत सारी औरतों को जो ऑफिसेज में भी काम करती हैं वो नहीं आ सकती थी, छुट्टी नहीं मिलती है। हमारी डिमांड है कि 8 मार्च औरतों के लिए इट शुड बी अ पब्लिक डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलीडे। तो मगर क्योंकि 8 मार्च वेडनेसडे को पड़ रहा था, इसलिए हम लोग ने संडे 12th को शिफ्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा शीमा साहबा, अक्सर सोशल मीडिया पे औरत मार्च को लेके या जो प्लैकार्ड जिसमें उठाए जाते हैं उसको लेके बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। मैं ये बात इसलिए पूछी हूँ क्योंकि अक्सर औकात बींगा खातून जब हम बात करते हैं तो वही कहते हैं कि जी औरत, कुछ मर्द कहते हैं कि औरत मार्च को हम सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि ख़वातीन बाहर निकलती हैं, जो प्लैकार्ड उठाए होते हैं वो नामुनासिब से होते हैं, उस पर जो जुमले दर्ज होते हैं उसको हम औरत मार्च को सपोर्ट करें, लेकिन जो प्लैकार्ड उठाए हुए उस पर जो जुमले हम उसको सपोर्ट नहीं करें। इस पर क्या कॉमेंट करें? देखिए, इस पर मैं क्योंकि सबसे बड़ा जुमला जो लोगों ने जिस पर एतराज़ किया था वो ये था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब मैं तो ये कहती हूँ कि ये मेरा जिस्म है और ये मेरी मर्जी है कि कोई मेरे जिस्म को हाथ लगाए या ना लगाए, तो ये तो एक सीक्रेट चीज़ है। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई बॉडी। तो हम तो कहते हैं कि ये जो स्लोगन्स हैं जो आप कह रही ना प्लेकार्ड पे, जिन पे कुछ लोगों को एतराज़, दे आर वेरी ट्रू एंड करेक्ट स्लोगन्स, और ये हमारी ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये हर स्लोगन जो है ना किसी लड़की की ज़िंदगी का एक्सप्रेशन है, और इसको हम एक्नॉलेज करते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं और अपना स्लोगन मानते हैं। और जो कंट्रोवर्सीज़ चलती हैं कि भाई ये औरत मार्च क्या बातें कर रही हैं और वगैरह, ये जभी भी तारीख़ अगर हम पढ़ें तो जभी भी कोई नए ख़यालात
कोई लोग लेकर के आते हैं, जो हालांकि ये नए नहीं हैं, मगर इस वक्त नए लग रहे हैं क्योंकि जो स्टेटस को है उसको हम शेक करने की बात कर रहे हैं। जो पैटर्न्स बने हुए हैं कि भाई औरत का काम सिर्फ घर में है, सिर्फ बावर्ची खाने में है, और जो डिफाइंड हैं कि ये फेमिनिटी है, ये मैस्कुलिन, तो हम इन सारी चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं। जब कोई भी तारीख़ में जब कोई भी मूवमेंट चलती है जो कि पुरानी चीज़ को चैलेंज कर रही है, तो ज़ाहिर है उसको पुरानी तो करना है, और फिर उसमें मुश्किल भी आती है, और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा, उसकी रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि देखिए पिदरी समाज को हिला रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि पिदरी समाज में इक्वालिटी, बराबरी नहीं है, और इन औरत एक इक्वल सिटीजन है, उसको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है शीमा साहबा, हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जरा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। शीमा करमानी साहबा हमारे साथ मौजूद है, औरत मार्च के हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करें औरत मार्च के हवाले से। इतवार को कराची में औरत मार्च होने जा रहा है, चूँकि 8 मार्च हम ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाते हैं, लेकिन जैसे कि शीमा साहबा हमारे साथ मौजूद है, वो कह रही थी कि वेंसडे था, वर्किंग डे था, इसलिए सोचा गया कि इसको संडे पे शिफ्ट किया जाए। इतवार 12 मार्च को। अच्छा शीमा साहबा, मुझे ये बताएं कि कई हम देख रहे हैं गुज़श्ता कई सालों से औरत मार्च होता हुआ आ रहा है, जैसे कि आपने कहा कि चीज़ों को चेंज करना है, और चेंज करने के लिए उन्हें शेक करना ज़रूरी होता है, लोगों को बताना ज़रूरी होता है, आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है। अभी तक क्या अचीव आपने कर लिया है, क्या अचीव करना रह गया है? ओके, नहीं रह गया तो बहुत कुछ है बहुत लंबा सफ़र है, और मगर सफ़र चलता रहेगा और हम खामोश नहीं बैठेंगे। मगर जो अचीव कर लिया उसकी भी बात कर सकते हैं कि मैं समझती हूँ कि देखिए, जब हम लोग ने शुरू किया था, और जब मैंने ज़ाती तौर पे काम शुरू किया था, विच इज़ मोर देन ऑलमोस्ट 50 years ago, हाँ, तो तहरीक निस्मा एक तंजीम मैंने बनाई थी, जो कि कल्चरल बॉडी है, जो औरतों के हुकूक के बारे में बात करती है थ्रू कल्चरल मीन्स, मतलब थिएटर, डांस, म्यूज़िक। और फिर हमने पहली दफ़ा जब 8 मार्च मनाया, और ये मैं बात कर रही हूँ 1979 में, ओके? उस वक्त लोगों को कुछ 8 मार्च के बारे में पता नहीं था, क्योंकि एक नया आइडिया था कि ये औरतों के बैनुल अक़वामी दिन का क्या मतलब है, क्यों वह होना चाहिए। और उससे अब आज हम देखते हैं, जब हमने शुरू किया है औरत मार्च कराची में, एंड दैट वाज 2018, ये छठा है, 5 साल गुजर 5 हो चुकी है, ये छठा मार्च है। तो उस वक्त ऑलमोस्ट 8-10 हज़ार औरतें सड़क पे निकल आई थी कराची की। तो ये हमारी जो कंटिन्यूस स्ट्रगल थी ओवर द ईयर्स, सारी औरतों की तंजीमों की, हाँ, वो उसको मैनिफेस्ट किया उसने। उसका इस वक्त मैं समझती हूँ कि गो के हर आदमी हमारी बात से एग्री नहीं करता, ना ही कर सकता है, मतलब सब डिफरेंट ऑफ ओपिनियन तो होता ही है, और होना भी चाहिए। कोई इसमें हमें कोई मसला नहीं है कि आप औरत मार्च की हर डिमांड को एग्री करें, भाई ठीक है, या हर आइडिया को एग्री करें, इट्स फाइन, डाइवर्सिटी भी तो होनी चाहिए ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी एक्सेप्टेबल है। मगर इस वक्त क्या हो रहा है कि हर घर, हर ख़ानदान, हर बावर्ची खाने में बात ज़रूर होती है कि औरत के हुकूक क्या है और क्या नहीं है। सो नो वी हैव क्रिएटेड ये डायलॉग, एक मुकालमा शुरू हो गया, एक गुफ्तगू शुरू हो गई है, और सब लोग बात कर रहे हैं कि ये दीवानी औरतें जो हैं, जो सड़क पे निकल आती हैं, ये क्यों निकल आती हैं? ठीक है, हम दीवानी हैं और हम सड़क पे निकल आती हैं, मगर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक डायलॉग शुरू हो गया। और आप सोचें, ये भी याद रखें, एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि हम क्यों कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि क्योंकि डायलॉग क्रिएट करना, बात हो रही है, ये सबसे बड़ी आपकी कामयाबी है। बेहद शुक्रिया शीमा साहिबा, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी, बड़ा अच्छा लगा बात करके। बात करना ही ज़रूरी है, तभी जब बात करते हैं तो बात से बात निकलती है, और फिर ही हुकूक पे बात आती है। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, रमज़ानुल मुबारक का महीना खैर बरकत और इबादत और अतात का अजीम मौसम होता है। ये हमें हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें रमज़ान मिलता है। ये बड़ा अज़मत वाला महीना है।
एक ऐसा महीना है जिसमें हमें ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि हम जो भी काम करेंगे उसका दुगना हमें दिया जाएगा। जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमज़ान से पहले इस अज़मत वाले महीने की तैयारी हम सब इस लिहाज से तो करते हैं कि किचन अपने ग्रॉसरीज से भर लेते हैं, घर में तैयारियाँ हो जाती हैं, रमज़ान के मौक़ों पर सफाइयाँ भी होती हैं, इस्तकबाल भरपूर तरीके से हम करते हैं। लेकिन हमारी रूहानी तैयारी क्या होनी चाहिए? हमारा अपना आप रमज़ान के इस्तकबाल के लिए किस तरीके से तैयार होना चाहिए और रमज़ान में हमारे अंदर कितनी क़ुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए, इन सब बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इस्लामिक स्कॉलर फरहाना ओवैस साहिबा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताएं कि हम कहते हैं कि जी रमज़ान आ रहा है, किचन में फ़लानी चीज़ भी होनी चाहिए, घर की इस तरीके से भी सफाई होनी चाहिए, लेकिन आपकी अपनी भी कोई तैयारी होती है। ईद होती है ना, हम सैलॉन्स वगैरह जा रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है जब रमज़ान है तो उस लिहाज से हमारी तैयारी भी होनी ज़रूरी है। बिल्कुल सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब रमज़ान आता है तो हम सफाइयाँ करते हैं ना, तो ये सफाई जो ना असल में दिल और दिमाग की करनी चाहिए। आपको अपनी रूह की सफाई और करनी चाहिए कि उसको आप अपने ईमान को कैसे ताज़ा कर सकते हैं। तो वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान ये है कि उसकी रहमत और जो उसकी बख्शिश है वो हर वक्त जो है अपने बंदों के लिए रहती है कि जब जो चाहे वो उसके दर पे आए और वो बख्शिश करा ले, वो रहमतें समेट ले। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ दिन, कुछ रातें, कुछ महीने ख़ास कर दिए हैं। यानी ये वो दिन, रात और महीने हैं जिनमें अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और अल्लाह ताला कहते हैं आओ मुझसे मांगो और मैं तुम्हें अता करूँ। तो रमज़ानुल मुबारक ऐसा ही एक महीना है और इसमें हमें बहुत सारी रिवायात मिलती हैं, जैसे कि आपने आगाज़ में कहा कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं या दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जकड़ लिए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो करने के काम है, जो हमें रिवायात मिलती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के हवाले से, उसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का महीना आता तो बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का एहतमाम करते हैं वो ये कि कोई भी साइल जो है वो खाली हाथ ना जाए। यानी आप हमेशा हर आने वाले को जो है ना बहुत अता किया करते और जो असीरान हैं उनको आप रिहाई का उनके लिए एहतमाम किया करते। अच्छा, उस वक्त तो ये होता था कि ग़ुलामों को ख़रीदा जाता था बाकायदा, और वो जब तक कोई उनकी पेमेंट ना कर दे तो उनको रिहाई नहीं मिलती थी, या उनको एक ख़ास मुद्दत तक के लिए कहा जाता था कि अगर इतने दिनों में तुमने पैसे दे दिया तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रिहाई का एहतमाम किया करते थे कि इंसान को ग़ुलाम बना के नहीं रखना है। तो उस हवाले से हम ये कर सकते हैं कि आज के दौर में हम देखें कि कहाँ पे कौन मकरूज़ है, कौन जो है उसने किसी को कोई पैसा देना है और हम उसको उस कर्ज से रिहाई दिला सकते हैं, कौन मुश्किल में है उसकी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। इसी तरह हमें कुछ और रिवायात मिलती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप फरमाया करते हैं कि जैसे ही शाबान का महीना शुरू होता तो रसूल पाक जो है ना कुरान की तिलावत बहुत बढ़ा दिया करते, और आप ख़ुद भी फरमाया करते थे कि ये महीना जो है इसमें रोज़े के साथ साथ कुरान की तिलावत को बढ़ाना चाहिए, यानी ये आपके अंदर को साफ़ और पाक कर रहा होता है। फिर आपने फरमाया रसूल पाक ने कि दो चीज़ें हैं जो शफात करेंगी बंदे की, वो है रोज़ा और कुरान। अगर आप रोज़ा रखते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं तो ये दोनों चीज़ें क़यामत के दिन कहेंगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि इसने चूँकि हमारे लिए ये किया, यानी भूखा रहा बंदा मेरे, उसने रोज़ा रखा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, कुरान कहेगा कि इसने दिन और रात में मेरी तिलावत की तो इसकी बख्शिश फरमा दें। तो ये वो काम है जो हमें करने हैं और हमें शाबान से शुरू कर देने चाहिए। फिर सबसे बढ़कर एक और काम जो है जिसका तमाम मुसलमान करते हैं वो शाबान के महीने से शुरू कर देते हैं कि वो ज़कात और सदक़ात जो उन्होंने निकालने हैं रमज़ान के महीने में, चूँकि उसका सवाब रमज़ान में बढ़ जाता है तो लोग कोशिश करते हैं कि रमज़ान में ही हम सदक़ात और खैरात ज़्यादा करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले से दे दो। जैसे अगर किसी ने रमज़ान की तैयारी करनी है, कोई राशन लेना है, कोई काम करना है, तो जो तुम रमज़ान के महीने में दे रहे हो इस नीयत के साथ कि उसका रमज़ान आसान हो जाए, तो ये अपनी ज़कात जो है वो पहले से निकाल दो ताकि लोगों में आसानियाँ बन जाए। इसी तरह सदक़ात और खैरात बढ़ा दो ताकि लोगों को आसानियाँ मिलें। तो गोया हमने तैयारी ये करनी है कि हमने अपने आप को पाक करना है। और एक और चीज़ जो ख़वातीन के हवाले से भी मैं ख़ास तौर से कहूँगी कि बहुत सी ख़वातीन हैं जो बहुत शौकीन होती हैं, टीवी बहुत देख रही हैं, ड्रामा बहुत देख रही हैं, तो देखिए रोज़ा जो है ना वो आपकी आँखों का भी है, कानों का भी है, आपकी ज़ुबान का भी है। ना तो आपने ऐसी कोई चीज़ देखनी है जिससे आप अपनी इबादत को कमज़ोर करें, ना ही आपने ऐसा कुछ सुनना है और ना ही आपने ऐसा कुछ बोलना है। ख़ास तौर से किसी की बुराइयां नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, कोई गिबतें नहीं करनी। तो इन चीज़ों से अपने आप को कंट्रोल करें, लेकिन एक मकसद लेके चलें कि हम रमज़ानुल मुबारक में ये जो काम कर रहे हैं अल्लाह की अता से, जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया है, हम इसको इस तरह से करेंगे कि हम पूरे साल इसको जारी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रमज़ान में अपना ये अहद करें कि कौन सी बुराइयां हैं हमारे अंदर जो हमने इस माह मुबारक में ख़त्म कर देनी है और फिर उसको हमने दोबारा से नहीं दोहराना। फिर एक और चीज़ जिसका ख़ास एहतमाम करना चाहिए वो है तौबा।
तौबा। आप ये सोचेंगे पूरे साल आपने क्या क्या ऐसे काम किए कि जो अच्छे नहीं थे, जो आपके रब को पसंद नहीं है, उसके लिए आप बार बार तौबा करें, बार बार तौबा करें। नदामत का एहसास आपके अंदर होना चाहिए, और जब आप नदामत के एहसास के साथ तौबा करते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं, तो अल्लाह ताला बेइंतहा नवाजते हैं। और फिर आप अल्लाह ताला से ही ये अहद करें कि मैं इन कामों को नहीं दोहराऊंगा आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, और मुझे इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। तो यकीनन आपको फिर अल्लाह की तरफ से मदद भी मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हमने देखी है, मतलब कहते हैं ना कि रमज़ान में आप हर चीज़ का बदला आपको अल्लाह ताला दुगना दे रहा होता है। मेरे ख्याल से रमज़ान वो भी महीना है जिसमें आपको अपना एहतसाब करना चाहिए, खुद एहतसाबी। मैं इस लिहाज से कह रही हूँ, रमज़ान बाजार सस्ते हैं, कहते हैं जी सस्ती चीज़ें मिलेंगी, लेकिन रेट लिस्ट जो आती है वो रेट लिस्ट उस पर मिलती नहीं है। रमज़ान में हमारे यहाँ महंगाई मज़ीद बढ़ जाती है, जबकि अगर हम बाहर के ममालिक में देखें तो महंगाई तो काफ़ी हमें कम नज़र आती है। और अगर वो मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं भी हैं फिर भी वहाँ पर कमी होती है रमज़ान के एहतराम में। बिल्कुल ऐसे ही है। और बल्कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये कमाइयों का महीना है, नेकी की कमाइयों का, क्योंकि उनकी अफजाइश होती है। लेकिन दूसरे लोग जो कि इस चीज़ से बाखबर नहीं है कि नेकी क्या होती है, वो कहते हैं कि पैसे की कमाई। तो अब आप जब रसूल पाक ने ये फरमाया कि अल्लाह को पसंदीदा वो है जो दूसरों में आसानियाँ बांटता है, और जो आसान तरीन काम दूसरों के लिए कर सकता है वो कर दे, तो तमाम लोगों को, जिसमें दुकानदार ख़ास तौर से शामिल है, उनको चाहिए कि लोगों में आसानियाँ बांटें। और आसानियाँ इसी तरह से बांटी जा सकती हैं कि इतना ज़्यादा किसी से मुनाफा ना लें कि वो उस चीज़ तक पहुंच ही ना सके। हम खुद तमाम लोग जानते हैं कि दुनिया भर में ये होता है कि जब उनके मजहबी त्यौहार होते हैं तो वो लोगों में ना सिर्फ ये कि आसानियाँ बांटते हैं, चाहे वो कपड़े हों, खाने पीने का सामान हो, वो कम से कम रेट में देते हैं। और बहुत ममालिक में ऐसा होता है कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनके मजहबी त्यौहार से 2 दिन कबल मुफ्त बांटी जा रही होती हैं। खजूर के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे ममालिक में, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हों या दीगर ममालिक हों, वहाँ पे खजूरों के बाकायदा स्टॉल्स सकते हैं जो इंतहाई कम कीमत पे दी जा रही होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि जितने खजूर बेचने वाले हैं वो उसके रेट जो है ना वो कई गुना बढ़ा देते हैं, और वो कहते हैं कि जी खजूर तो चूँकि लाजमी खाई जाएगी तो इसी से कम मुनाफा कमा लो। तो इन चीज़ों को यकीनन तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट जो है एक ख़ास लेवल तक तो अपना अनाउंस कर सकती है कि आप इतना रेट रखें, ऐसे करें, वैसे करें, लेकिन हर इंसान तक तो शायद गवर्नमेंट भी नहीं पहुँच सकती। तो ये इंसान का अपना अमल है। अगर वो ये सोच कर करता है कि मैं अल्लाह के बंदों को आसानी दे रहा हूँ, तो उसको ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह भी उसको आसानी देगा, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो उसके बंदों को आसानियाँ देते हैं। वही अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं जो अल्लाह के बंदों के काम आ रहे होते हैं। तो सिर्फ इस एक सोच के साथ जो है हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत तब्दीली ला सकते हैं। अच्छा आपा, हमने अक्सर एक चीज़ देखी है कि कुछ लोग लंबे लंबे दस्तरखान लगवाते हैं, बड़ी बड़ी इफ्तारियाँ करवाते हैं, सहरियाँ करवाते हैं, लेकिन जिनके मातहत लोग होते हैं उनकी तनख्वाहें उन्होंने रोकी हुई होती है, उनके ऊपर जबर उनका रमज़ान के महीने भी वैसे ही चल रहा होता है, उनके साथ ना चाकी, उनके साथ बदसलूकी वैसी उनकी चल रही होती है। ऐसे लोगों के लिए दीन हमारा क्या कहता है? क्या आप ज़ाहिरी तौर पे तो दस्तरखान लगवा रहे हैं, लोगों को इफ्तारियाँ करवा रहे हैं, लेकिन जो आपके मातहत है, जिनके हुकूक देना पहले आप पे फ़र्ज़ है, अब वो काम नहीं कर रहे? देखिए, आप तो उन लोगों की बात कर रही है ना, और दीन उसके बारे में ये कहता है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। लेकिन यहाँ तो खून भी खुश्क हो जाता है तो बाद में मजदूरी मिलती है। बाज़ दफ़ा तो लोग गुजर जाते हैं तो घर वालों को मजदूरी मिलती है। ये चंद लोगों की नहीं, ये बड़े बड़े इदारों का भी जो है ना यही काम है। आजकल यही देखने में आ रहा है कि वो काम करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद इतने चक्कर लगवाते हैं कि इंसान अपने आप को इंतहाई जो है ना कम समझ रहा होता है, समझता है कि मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं की जा रही, मेरा ख्याल नहीं किया जा रहा। तो ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि उनका हिसाब बिल्कुल होगा। अगर वो आज अल्लाह के बंदे को तकलीफ़ दे रहे हैं और एक चीज़ उससे तय करने के बाद उसको वक्त मुकर्रर पर नहीं दे रहे हैं, तो यकीनन उनके लिए फिर वो इतने मसाइल पैदा हो जाएंगे, इतनी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी कि वो संभल नहीं पाएंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद से रोक कर हम इनसे कुछ और एक्स्ट्रा काम करा लेंगे। हम वही बात है ना कि पसीना नहीं, खून भी खुश कर लेंगे तो उसके बाद पैसे देंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसके बदले में जब अल्लाह ताला उनसे हिसाब लेगा तो फिर वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। रमज़ान आ रहा है, अपने घर को सफाई करने के साथ साथ, किचन को सजाने के साथ साथ अपनी सफाई, अपने अंदर की, अपने ईमान की पुख्तगी ज़रूर अपने अंदर पैदा करें। ये बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ रोज़ा रख लेने से, सुबह से शाम तक ना खाने से ये नहीं होता कि आपने रोज़ा रख के फ़राइज़ सारे अदा कर दिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे मंडे को। 2 दिन आपने बेस्ट ऑफ नया दिन देखना है, हमें फीडबैक देना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।